हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के एक समग्र अध्ययन को, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने इसके 14 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा चैप्टर होगा 15, जो कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित रहेगा। इस चैप्टर के बारे में जानते हो और पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या यहाँ सुधार हुए हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, इन सब के बारे में, किस विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ, इन सब के बारे में विस्तृत में पढ़ेंगे और साथ ही में नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भी जानेंगे। चलिए तो देखते हैं शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा क्या है। शिक्षा एक एवं स्वास्थ्य जो है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन के संदर्भ में देखा जाए तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित गुणों एवं व्यक्तित्व का विकास करके उसे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका हेतु तैयार करती है और स्वास्थ्य व्यक्ति को अपनी भूमिका के समुचित निर्वाह हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्रिय रखता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या डिफरेंसेस है कि शिक्षा वह होता है जो व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों एवं व्यक्तित्व के विकास करके उसे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका हेतु तैयार करते हैं, और स्वास्थ्य वह होता है जो व्यक्ति को अपनी भूमिका के समुचित निर्वाह हेतु शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखता है। तो इसके संदर्भ में इसके डिफरेंसेस है। चलिए तो जानते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। नई शिक्षा नीति जो 5+3+4 के फॉर्मूले पर आधारित है, इस शिक्षा नीति को जानते हैं कि इस शिक्षा नीति में क्या क्या किस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि 5 के अंतर्गत कौन सी बेसिक शिक्षा आती है, 3 के अंतर्गत कितने वर्ष और शिक्षा है, 3 के अंतर्गत क्या शिक्षा स्तर है और कितने कक्षा तक का ये स्तर है, और इसमें 4 के अंतर्गत इसको सभी को विस्तृत रूप में समझते हैं। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि 5 के स्तर को, कि 5 के आधारभूत स्तर होता है जो 5 जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, जो कि ये किसको बताया 5+3+4 के स्तर में है, जिसमें 5 वाला है, जिसमें 3 से 6 वर्ष की जो आयु वर्ग होता है वो कि आंगनवाड़ी का आयु वर्ग दिखाया गया है, जिसमें कक्षा, और दूसरा आता है कक्षा 1 से 2 का, जिसमें आयु वर्ग जो है 6 से 8 वर्ष के आयु वर्ग है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि बहुस्तरीय खेल आधारित शिक्षा का प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। फिर दूसरा आता है प्रारंभिक स्तर जो कि 3 वर्ष का है, जिसमें ये दूसरा 3 को कंप्लीट करता है, जो कि कक्षा 3 से 5 तक का होता है, जिसमें आयु सीमा जो है वह 8 से 11 वर्ष रहेगी। इसमें खेल आधारित शिक्षा होगी, शिक्षण के माध्यम से 5वीं तक मातृभाषा पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होगा, इसके संदर्भ में होगा। फिर इसके अंतर्गत दूसरा 3 आता है जो कि मध्यम स्तरीय होगा, जिसमें 3 वर्ष का स्टेज, इसे मिडिल स्टेज कहा गया है। इस संदर्भ में जानते हैं कि यह कक्षा 6 से 8 तक का होता है, जिसमें आयु जो है वह 12 से 14 वर्ष तक के निर्धारित की गई है। 6वीं कक्षा के बाद की व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत इसके अंतर्गत की गई है। अब आता है इसके अंतर्गत हमारी जो 4 है, मतलब जो 4 डायमेंशन को कंप्लीट करता है, उसमें आता है द्वितीय माध्यमिक स्तर, जो कि कक्षा 9 से 12 तक का है। कक्षा 9 से 12 तक की आयु वर्ष में 14 से 15 वर्ष की आयु आएगी, और इसके अंतर्गत बहुविषयक अध्ययन, तार्किक चिंतन, विषयों को चुनने की स्वतंत्रता, इन सब के बारे में इस शिक्षा नीति का ये फॉर्मूला आधारित है, जो 5+3+3+4 पे की डिजिट पर आधारित है, जिसमें अलग अलग संदर्भ में सभी के प्रावधान दिखाए गए हैं। चलिए तो जानते हैं अब इसके अंतर्गत सबसे पहले तो देखते हैं शिक्षा के अधिकार के बारे में कि शिक्षा का अधिकार क्या है। राइट टू एजुकेशन के बारे में, राइट टू एजुकेशन जो है वह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21 का को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से अनुच्छेद 21 का के कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया है, और इसे 1 अप्रैल 2010 से अनुच्छेद 21 का तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोनों पर लागू होगा। तो इसमें शिक्षा के अधिकार को किसके संदर्भ में बताया गया है, इसमें जो 86वां संविधान संशोधन 2002 लाया गया था, इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से अनुच्छेद 21 का को कानूनी रूप प्रदान किया गया, और 1 अप्रैल 2010 से 21 का को शिक्षा के अधिकार और अधिनियम दोनों के रूप में लागू किया गया, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के
विकास क्रम को जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा का जो प्राचीन शैक्षिक परंपरा से शुरुआत देखें तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि प्राचीन काल में उज्जैन तथा धार उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। उज्जैन का जो संदीपनी आश्रम रहा, उज्जैन का संदीपनी आश्रम और धार की भोजशाला में अनेक देशों के छात्र अध्ययन करने आते थे। तो इसमें कहा मतलब जो प्राचीन शैक्षणिक परंपरा है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर जानी जाती है। पहला नंबर पर आता है उज्जैन, दूसरा आता है धार, जिसमें उज्जैन का जो है संदीपनी आश्रम और धार का भोजशाला, इसमें अनेक देशों के छात्र यहाँ पर अध्ययन करने आते थे। अभी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार देखें कि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार लगभग 3000 वर्ष पूर्व उज्जैन साहित्य, विज्ञान, खेल और खगोल शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो उज्जैन किसका केंद्र था? उज्जैन साहित्य, विज्ञान, खेल और खगोल शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अब जानते हैं वर्तमान शिक्षा नीति के बारे में। वर्तमान शिक्षा नीति के संदर्भ में देखें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता 69.3% थी। कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 69.3%, जिसमें पुरुष साक्षरता जो दर है वह 78.7% है और महिला साक्षरता दर जो है 59.2% है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 की साक्षरता स्तर में 63.70 की तुलना में वर्ष 2011 में 5.60% की 10 की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसके संदर्भ में क्या है? इसके संदर्भ में जो भारत की मध्य प्रदेश की जो कुल साक्षरता स्तर है वह 69.3% है। कितना परसेंट है? 69.3%, जिसमें पुरुष साक्षरता 78.7% और महिला साक्षरता 59.2% स्थित है। और 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका साक्षरता स्तर जो था वह 63.70% की तुलना में वर्ष 2011 में 5.60% की इसमें 10 की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये 2001 और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अब आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल साक्षरता है वह 74.04% है। 74.04% भारत की है, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है वह 82.14% है और महिला साक्षरता दर 65.46% है। तो अभी हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा कि मध्य प्रदेश की जो कुल साक्षरता है वह 69.3% है, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है वह जो पुरुष साक्षरता दी गई है 78.7% है और महिला साक्षरता जो है 59.2% है। इसी के संदर्भ में इसी के साथ ही हम मध्य प्रदेश के साथ साथ हम भारत की जनगणना को भी देखें कि भारत की जो कुल साक्षरता दर है वह 74.04% है टोटल है, जिसमें पुरुष साक्षरता जो आती है वह 82.14% है और महिला साक्षरता जो है वह 65.46% इसमें दिखाई गई है, जो कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख जनगणना आती है, मतलब भारत में जो शिक्षा का स्तर है वह आता है। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश व भारत में शिक्षा साक्षरता दर जो कि 1951 से 2011 के अंतर में देखें कि भारत में साक्षरता दर और मध्य प्रदेश में साक्षरता दर का एक ओवरव्यू देखते हैं, जिसमें 1951 में मतलब 1951 में पुरुष साक्षरता थी कितनी 27.16% और जो महिला साक्षरता थी 8.86% और कुल थी 18.33%। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता जो थी वह 20.28%, महिला 4.96% और कुल थी 13.16%। इसी तरीके से ये जो जनसंख्या का क्रम है, मतलब जो साक्षरता का क्रम है, इस तरीके से रहा, जो आके 2011 में 75.86% पुरुष रहा और 53.57% महिलाओं में रहा और कुल 4.83% इसमें ये कुल रहा। फिर आता है इसके बाद इसमें जो भारत के मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो यह 76.10% रहा, महिलाओं में 50.30 और जो कुल रहा वह 63.70% रहा। इसी तरीके से जो हमने अभी 2011 की जन साक्षरता दर तो देखी हुई है कि इसमें 82.14% जो है वह पुरुष साक्षरता भारत के संदर्भ में है और 65.46% महिला साक्षरता
भारत के संदर्भ में, जिसमें टोटल साक्षरता जो है वह 74.04% है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के संदर्भ में 78.70% यह पुरुषों के है, और फिर महिलाओं में 59.20%, और जिसमें टोटल 69.3% इसके अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में और ये भारत के संदर्भ में साक्षरता दर को दिखाया गया। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश और कि वर्ष 2011 से 2001 में, मतलब 2001 से 2011 में महिला साक्षरता दर में कितनी परसेंट की वृद्धि देखी गई है? 8.9% की वृद्धि रही है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि से 10.9% की रही है। तो कितनी मध्य प्रदेश में कितनी रही? 8.9%, और राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि रही 10.9%, इसकी वृद्धि देखी गई है। मध्य प्रदेश में शिक्षा संबंधी मानव विकास सूचकांक जो कि 15वें स्थान पर है, और असमानता समायोजित शिक्षा का मानव विकास सूचकांक जो है वो 16वें स्थान पर आता है। तो ये मानव विकास सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान कितने नंबर पर है? 15 नंबर पर। और जो असमानता समायोजित शिक्षा के अंतर्गत जो सूचकांक आता है वह आता है 16वें रैंक पर आता है। अब आता है मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा जो है वह राज्य में प्राथमिक शिक्षा की विस्तार हेतु सरकार द्वारा बेहतर सुविधाएं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और वर्ष 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत आता है प्राथमिक शिक्षा को 6 से 11 वर्ष की आयु के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय, और 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और मध्य प्रदेश में 80,807 शासकीय प्राथमिक विद्यालय है तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालय 30,228 यहाँ पर संचालित है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के बारे में कि वर्ष 1965 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है, भोपाल में हो तथा इसका संभागीय कार्यालय जो है वह इंदौर में स्थित है। तो इसका मुख्यालय भोपाल में, इसका संभागीय कार्यालय इंदौर में है तथा यह माध्यमिक स्वायत्त इसकी शिक्षा की जो शुरुआत हुई है वह माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है। अब आता है इसके अंतर्गत कि विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु वर्ष 1973 में राज्य शिक्षण संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई तथा मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल में केंद्र सरकार का एक नेशनल ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें एजुकेशन पोर्टल को यह अवार्ड इनोवेशन इन एक्जिस्टेंस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट श्रेणी में प्रदान किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल को केंद्र सरकार का नेशनल ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है, और एजुकेशन पोर्टल को जो यह अवार्ड है वह इनोवेशन इन एडजस्टिंग प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस श्रेणी के अंतर्गत इसको प्रदान किया गया। अब आता है माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा की कड़ी माना जाता है तथा मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में कुल 8,445 माध्यमिक विद्यालय और 9,406 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें कुल 17,851 माध्यमिक विद्यालय इसके अंतर्गत संचालित हैं। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में 22.56 लाख तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 14.76 लाख छात्र छात्राएं इसके अंतर्गत अध्ययनरत हैं। अब आता है इसके अंतर्गत कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम में गीता सार, जिसे गीता का सारांश सम्मिलित करने का निर्णय जो है वह 20 अप्रैल 2011 को लिया गया। तो इसे कब निर्णय लिया गया? 20 अप्रैल 2011 को गीता सार को ऐड करने का, सम्मिलित करने का इसमें निर्णय लिया गया। और मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में तथा प्रथम सैनिक स्कूल रीवा में 1962 में स्थापित किया गया, और मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड में प्रस्तावित है। तो कौन कौन सा इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर ये स्थापित किया गया है? सीहोर में। इसके बाद आता है कि राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल रीवा में 1962 में स्थापित है।
और दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर है? भिंड में है। अब आता है कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है, जो कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के नामांकन अनुपात समान हो गया है। अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन अनुपात भी अन्य वर्गों के बच्चों के नामांकन अनुपात के लगभग समान हो चुका है, परंतु अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन अनुपात अन्य वर्गों की तुलना कम रहा है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर शालाओं में नामांकन के बारे में देखते हैं, जो कि 2018-19 और 2019-20 को दिखाया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा जो कि कक्षा 1 से 8 तक का है, 5 तक का है, और माध्यमिक शिक्षा 6 से 8 और प्रारंभिक शिक्षा जो है कक्षा 1 से 8 तक के इसमें दिखाया गया है, जिसमें बालक बालिका इसमें टोटल दिखाया गया है। इसी तरीके से 2019-20 को दिखाया गया। अब आता है इसमें कि कुल छात्रों का जो वर्गवार नामांकन की स्थिति जो है वह दिखाई गई है, जो कि शासकीय एवं निजी संख्या को लाखों में दिखाया गया है, जिसमें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के संदर्भ में दिखाया गया है, जिसमें टोटल और दिखाया गया है, जो कि बालक बालिका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में इसको एक ओवरव्यू दिया गया है। अब आता है उत्कृष्ट विद्यालय के बारे में कि उत्कृष्ट विद्यालय होते क्या है। उत्कृष्ट विद्यालय शासकीय विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता व शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों एवं विकास खंडों के मुख्यालयों पर एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 43 जिलों में 193 विकास खंडों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अब जानते हैं विद्यालय छोड़ने की दर के बारे में। सरकार निरंतर प्रयासों में विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या कमी आई है। राज्य में वर्ष 2019-20 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों को छोड़ने की दर जो है 1.16% और छात्राओं की विद्यालय छोड़ने की जो दर है 0.94% है, जबकि 2020-21 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर छात्रों में 1.43% है और इसमें छात्राओं में यह जो है 1.26% है। राज्य में वर्ष 2019-20 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का स्तर जो है कक्षा 1 से 8 तक में विद्यालय छोड़ने के छात्र या छात्राओं में 3.70 और 14.81% है, जबकि वर्ष 2020-21 में माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने वाले छात्र छात्राओं का जो प्रतिशत है 6.11% और दूसरा आता है 6.363% इसके अंतर्गत आता है। तो यह विद्यालय छोड़ने वाले छात्र एवं छात्राओं का प्रतिशत रहा है। इसके संदर्भ में अब जानते हैं हम मॉडल विद्यालय के बारे में। मॉडल विद्यालय वो विद्यालय होते हैं, ऐसे आधुनिक विद्यालय होते हैं जिनकी स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई थी। इन विद्यालयों को बेंचमार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना थी, जिसके अंतर्गत प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े सभी 201 विकास खंडों में आधुनिक विद्यालय संचालित करना होता है। इसमें भी विद्यालय छोड़ने की एक दर को दिखाया गया, जिसके अंतर्गत 2019-20 में और 2020-21 में यह डेटा को दिखाया गया, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर इसमें शिक्षा के स्तर को दिखाया गया। आप जानते हैं उच्च शिक्षा के बारे में। अभी तक प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, अब आते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन जो कि है मध्य प्रदेश में विकास के उच्च स्तर शिक्षा में प्रमुख भूमिका है तथा उच्च शिक्षा में व्यक्ति के मात्र ज्ञान और कौशल का ही विकास नहीं करती, बल्कि शिक्षित व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का भी मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार समाज के विकास के स्तर को ऊपर उठाने एवं राष्ट्र निर्माण में व्यक्ति की भागीदारी को सुनिश्चित करने में उच्च शिक्षा की विशिष्ट भूमिका रहती है। तो ये उच्च शिक्षा के संदर्भ में है। उच्च शिक्षा को वर्ष 1946 में सर्वप्रथम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के स्थापना के साथ ही प्रदेश में उच्च शिक्षा की औपचारिक रूप से संगठित करने का प्रयास हुआ। इसके साथ ही वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 24 राज्य विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 457 शासकीय विश्वविद्यालय और 483 अशासकीय महाविद्यालय और 9 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय संचालित है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और 27 जुलाई 1973 को उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त 2009 में विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना भी की गई, जिसका स्थापना का जो मुख्यालय है वह भोपाल में स्थित है। तो ये सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय की जो स्थापना की नींव 1946 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में की गई और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 24 राज्य विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय और 457 शासकीय विश्वविद्यालय और 483 अशासकीय महाविद्यालय और 9 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय संचालित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 27 जुलाई 1973 को उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना की गई और इसके अतिरिक्त वर्ष 2009 में विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की भी स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। अब आता है तकनीकी शिक्षा के बारे में। तकनीकी शिक्षा या टेक्निकल एजुकेशन के बारे में जानते हैं। टेक्निकल एजुकेशन राज्य के औद्योगिक विकास तथा आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। तकनीकी शिक्षा जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तित करती है। आप जानते हैं तकनीकी शैक्षणिक संस्थान के बारे में, जैसे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, MCA, MBA, B फार्मा, D फार्मा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत ये प्रमुख तकनीकी शिक्षा के केंद्र है। प्रदेश में विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 2021 से 22 में 1.85 लाख प्रवेश क्षमता लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 1.30 लाख प्रवेश ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग के माध्यम से किए जाते हैं। प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन 22 जून 2004 को किया गया और वर्ष 2018 में इसका पुनर्गठन कर राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का नाम प्रदान किया गया है। तो इसके संदर्भ में क्या है कि राज्य में प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन 22 जून 2004 को किया गया और 2018 में इसका पुनर्गठन करके इसका राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का नाम प्रदान किया गया। राज्य सरकार के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है तथा ऑनलाइन कक्षाओं के प्रभावी संचालन एवं विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन एवं सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों के लिए वर्तमान में उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या तकनीकी के प्रशिक्षण हेतु IIT इंदौर, IIM इंदौर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि तकनीकी शिक्षा से संबंधित उपलब्धियों के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत धार जिले में इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रस्तावित है तथा NTPC के द्वारा के सहयोग से शिवपुरी जिले में इंजीनियरिंग महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 8 शासकीय अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित है और मध्य प्रदेश का प्रथम अभियांत्रिकी महाविद्यालय वर्ष 1947 में जबलपुर में स्थापित किया गया है। इसके संदर्भ में प्रमुख विद्यालय स्थापित है। अब आता है मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में। यह शिक्षा योजना, इस शिक्षा योजना को वर्ष 2018 में असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के बच्चों को कॉलेजों में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। तो कब की गई है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना? मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना को वर्ष 2018 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का प्रारंभ किया गया। अब आता है मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के तहत की गई थी। वे दूसरा विश्वविद्यालय आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, जो कि अमरकंटक अनूपपुर में है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। फिर आता है मध्य प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय के बारे में, जिसमें राज्य विश्वविद्यालय में पहले नंबर पर आता है विक्रम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना उज्जैन में 1957 में हुई। फिर दूसरे नंबर पर आता है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जो कि
जबलपुर में है तथा इसकी स्थापना भी 1957 में हुई थी। तो 1957 में कौन कौन से विद्यालय की स्थापना हुई? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में 1957 में इनकी स्थापना हुई। एक का विक्रम विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है, मतलब वो स्थिति है, वह उज्जैन में है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की जो अवस्थिति है वह जबलपुर में है। अब आता है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई। फिर आता है इसके अंतर्गत दूसरा विश्वविद्यालय जीवाजी विश्वविद्यालय। जीवाजी विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना जबलपुर 1964 में हुई। तो 1964 में 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? पहला विश्वविद्यालय आता है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में है। दूसरा आता है जीवाजी विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में है। और तीसरा आता है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में स्थित है। तो ये 3 विश्वविद्यालय जो है वह 1964 में है। और इसमें 1957 में विक्रम विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। अब आता है 1968 में आता है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि रीवा में स्थित है। तो रीवा में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि 1968 में है। फिर आता है 1970 में कौन सा विश्वविद्यालय? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है। फिर आता है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है, 1990 में स्थापित किया गया। फिर आता है राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना भोपाल में 1991 में की गई। फिर आता है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सतना में 1991 में की गई। तो 1991 में भी 2 विश्वविद्यालय हैं, एक राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, दूसरा आता है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना, 1991 में स्थापित किया गया। अब आता है राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल के बारे में जो कि इसकी स्थापना 1957 में हुई। तो राष्ट्रीय विधि संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? 1957 में भोपाल में हुई। फिर आता है इसके बाद राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में 1958 में स्थापित किया गया। महर्षि पढ़नी संस्कृति वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में 2008 में स्थापित किया गया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में 2008 में। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में 2008 में। तो 2008 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए जिसमें ग्वालियर में 2 और एक उज्जैन में। उज्जैन का एक है महर्षि पढ़नी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय और ग्वालियर के 2 विश्वविद्यालय राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और दूसरा राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया। अब आता है इसके अंतर्गत देखते हैं कि जबलपुर के अंतर्गत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय जो कि 2009 में स्थापित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में 2011 में। मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जबलपुर में 2011 में। फिर आता है सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय रायसेन में 2012 में। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में 2015 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदौर में 2015 में। तो 2015 में कौन कौन सा विश्वविद्यालय आया? एक छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और इंदौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान आया। अब आता है धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यह कहाँ पर है? जबलपुर में 2018 में स्थापित किया गया। और राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय को दतिया में 2018 में स्थापित किया गया। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में 2016 में और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में 2019 में यह प्रस्तावित है। अब आता है राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के बारे में। इस शिक्षा संस्थान की 1957 में मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से शारीरिक महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1973 में इसे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान तथा 1995 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया।
मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली के 8 केंद्रों, जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, बैतूल, सतना, सागर में प्रस्तावित है, मतलब सागर में यह स्थापित है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में 1957 में स्थापित हुआ और 1973 में इसे राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान तथा वर्ष 1995 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली के 8 केंद्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, बैतूल, सतना, सागर में स्थित है। तो ये इसके 8 प्रमुख केंद्र रहे। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थान के बारे में, जिसके अंतर्गत उच्च शैक्षणिक संस्थान में आता है पहला भारतीय पर्यटन संस्थान और यात्रा संस्थान IITTM, जो कि ग्वालियर में 1992 में स्थापित किया गया। दूसरा आता है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, जो कि भोपाल में 1993 में है। फिर आता है अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर में 1997 में। फिर आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में 2009 में, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में 1996 में, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान भोपाल में 2012 में स्थापित किया गया, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में 1960 में, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में 1995 में। फिर आता है इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर में 2005 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में 1988 में स्थापित किया गया। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के कुछ कृषि महाविद्यालय के बारे में। मध्य प्रदेश में 11 कृषि विद्यालय है, जिसके अंतर्गत पहला आता है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय या कृषि महाविद्यालय जबलपुर। दूसरा आता है राजमाता विजयाराजे कृषि महाविद्यालय ग्वालियर, कृषि महाविद्यालय सीहोर, कृषि विद्यालय मंदसौर, खंडवा, गंज बशोदा, विदिशा, खुरई सागर, छिंदवाड़ा, इंदौर, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, कृषि महाविद्यालय रीवा में ये प्रमुख कृषि महाविद्यालय। अब जानते हैं चिकित्सा शिक्षा के बारे में, मेडिकल एजुकेशन के बारे में, कि वर्ष 1981 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा की स्थापना की गई, जो 15 जून 1995 को लोक कल्याण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, परिवार कल्याण विभाग तथा मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा में विभाजित कर दिया गया। इसके अंतर्गत जानते हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में, जिसमें पहला विद्यालय आता है गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि ग्वालियर में 1946 में स्थापित किया गया, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में 1948 में, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में 1955 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय जबलपुर में 1955 में। फिर आता है श्याम साय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा 1963, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 2008 में स्थापित किया गया। वर्ष 2018-19 में दतिया, रतलाम, विदिशा, शिवपुरी, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें दतिया, रतलाम, छिंदवाड़ा, शहडोल एवं विदिशा में पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। अब जानते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में। चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वह ग्वालियर में 1916 में स्थापित किया गया, दूसरा आयुर्वेदिक कॉलेज बुरहानपुर में 1958 में स्थापित किया गया, राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन में 1958 में, आयुर्वेदिक कॉलेज जो जबलपुर में 1973 में। फिर इसके बाद आता है राजकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय इंदौर में 1972 में, आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा 1975, पंडित खुशी लाल शर्मा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में 1995 में स्थापित किया गया। अब आता है यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय के बारे में। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय 1962 में बुरहानपुर में स्थापित किया गया। हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय यूनानी महाविद्यालय 1998 में भोपाल में स्थापित किया गया। आप जानते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख सृजन पीठ के बारे में, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ पर है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। फिर आता है दूसरा मुंशी प्रेमचंद जो सृजन पीठ है वह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है।
निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में, दुर्गावती सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, सर राजशेखर सृजन पीठ जबलपुर में, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित है। अब आता है प्रस्तावित सृजन पीठ के बारे में, जिसमें आती है आदि शंकराचार्य पीठ जो कि ओमकारेश्वर खंडवा में, परशुराम पीठ जानापाव महू, महादेवी वर्मा पीठ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, गांधी शोध पीठ जो है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के पशु चिकित्सा केंद्र के बारे में, पशु शिक्षा केंद्र के बारे में, जिसमें पहला आता है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा महाविश्वविद्यालय जबलपुर में है। दूसरा आता है वेटनरी कॉलेज जो है वह महू इंदौर और जबलपुर रीवा में स्थित है। अब आता है प्रदेश का प्रथम शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में 1961 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 निजी दंत चिकित्सालय स्थापित है। अब जानते हैं होम्योपैथिक महाविद्यालय के बारे में। होम्योपैथिक विद्यालय मध्य प्रदेश में 19 होम्योपैथिक महाविद्यालय, जिसमें शासकीय महाविद्यालय की जो संख्या है मात्र 1 है जो कि इंदौर में स्थित है, 1 शासकीय है और अन्य निजी होम्योपैथिक महाविद्यालय। अब आता है नर्सिंग महाविद्यालय। मध्य प्रदेश में नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर एवं भोपाल में है। शारीरिक महाविद्यालय मध्य प्रदेश में शारीरिक महाविद्यालय ग्वालियर शिवपुरी और एवं रीवा में स्थित है, ग्वालियर शिवपुरी एवं रीवा में स्थित है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाओं के बारे में कि मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं अभी तक। पहला आता है राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, जो कि 20 अगस्त 1994 को आरंभ किया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विभिन्न शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है और शिक्षा का लोकव्यापीकरण इसके अंतर्गत किया गया। राजीव गांधी शिक्षा मिशन एक पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है और इस संस्था के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अब दूसरी योजना आती है शिक्षा गारंटी योजना के बारे में। मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना की शुरुआत 1 जनवरी 1997 को की गई और यह योजना ऐसे स्थानों के समुदायों में मांग पर 90 दिनों के अंदर सरकार को एक स्कूल आरंभ करने की गारंटी देती है, जिसमें पहला कि 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होना और दूसरा आता है अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में न्यूनतम 25 बच्चे रहें और सामान्य क्षेत्र के न्यूनतम 40 बच्चे इसके अंतर्गत रहें। इसमें 3 प्रमुख योजना के प्रावधान हैं। अब आता है संख्यनाद योजना के बारे में। संख्यनाद योजना आदिवासी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया में महाविद्यालयों को सहभागी बनाने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1997 को संख्यनाद योजना शुरू की गई। फिर दूसरी योजना आती है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि प्रारंभिक शिक्षा तक सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2001 में प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र राज्यों की जो भागीदारी वित्तीय भागीदारी रही वह 75:16:25 के अनुपात में रही। इसके अंतर्गत फिर नेक्स्ट परियोजना आती है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, जो कि यह योजना 10 वर्ष की अधिक आयु वर्ग के सभी बालिकाओं को शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में निःशुल्क आवास और शिक्षा दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2005 में स्टार्ट की गई थी। फिर आती है गाँव की बेटी योजना, जो कि वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी और इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली एक ग्रामीण बालिका को निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा 500 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब हमारी नेक्स्ट परियोजना आती है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के बारे में। यह योजना राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जनवरी 2006 में शुरू की गई थी और इस योजना में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 1000 रुपये और कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट योजना आती है प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण योजना का इस योजना में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की उस छात्रा को वित्तीय सहायता देने का प्रारंभ किया गया है जिसमें 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। फिर आती है कस्तूरबा गांधी विद्या योजना, जिसे 22 जुलाई 2004 को बालिकाओं के शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को आवासीय सुविधाएं प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में लागू की जाएगी।
फिर आती है जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय योजना। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना को वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य आवासीय विद्यालयों के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की देना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से अवसर प्रदान करना। इससे छात्राओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया। अब आता है स्कूल चले अभियान के अंतर्गत इसे 2000 से 2001 में स्कूल चले अभियान आरंभ किया गया था। यह शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य और शिक्षा को समाज से जोड़ने की एक कड़ी के रूप में इसका प्रारंभ किया गया। यह 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए पहचान एवं विद्यालय में उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। अब आता है विद्यालय उपहार योजना या प्रणाम पाठशाला। यह योजना पाठशालाओं की भौतिक और अकादमिक विकास के सामाजिक सहयोग की दृष्टि से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के सभी शासकीय विद्यालय लाभान्वित होते हैं। फिर आती है ई बिस्तर कार्यक्रम के बारे में। अब आती है यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 12वीं तक की ई बस्ता कार्यक्रम के अंतर्गत गैर शासकीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध कराना। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के बारे में। इस योजना का प्रारंभ जून 2017 में के मध्य प्रदेश में किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। और इस योजना में अनुसार प्रदेश में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संबंधी पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर आता है इसके बाद छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना के बारे में। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2008-9 में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के अनुरक्षित सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण सत्र 2012-13 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत इकलौती बेटी के लिए शिक्षा विकास छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। यह छात्रवृत्ति उन्हीं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के अध्ययन हेतु दी जाएगी जिसकी मासिक शुल्क 1500 से कम है। और 2013 और 14 में सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना भी सम्मिलित है। फिर आता है सुपर 100 योजना के बारे में। सुपर 100 योजना शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10 से उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, आईटी, मेडिकल कॉलेज, चार्टर अकाउंटेंट में प्रशिक्षण हेतु भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय और इंदौर के शासकीय मल्हार आश्रम उच्चतर महाविद्यालय में सुपर 100 योजना प्रारंभ की गई है। अब आता है विकलांग बच्चों के समेकित शिक्षा योजना के बारे में, जिसे 1 अप्रैल 2009 को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कक्षा 9 से 12 तक के सामान्य विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। अब आता है मुख्यमंत्री ने 15 जून 2018 को गिफ्ट अ बुक अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? गिफ्ट अ बुक अभियान शुरू किया गया है। यह शिक्षा विभाग की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य समाज के सहयोग से विद्यालयों में पुस्तकालय को समृद्ध बनाना है। इसमें समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को बच्चों के उपयोग की पुस्तकें दान करने इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें वर्ष 2018 में जबलपुर जिले में प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें सुगम पुस्तकालय नाम प्रदान किया गया है। प्रदेश का प्रथम स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी भोपाल में प्रस्तावित है। और वर्ष 2017 में भोपाल निवासी मुस्कान अहिरवाल ने बिना किसी आर्थिक सहायता से अपने घर में पुस्तकालय की शुरुआत की। इसके लिए उन्हें नीति आयोग द्वारा थॉट लीडर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। और वर्ष 2018 में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लीला गुरुकुल संस्थान चित्रकूट में स्थापित किया गया। यहाँ शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के बारे में कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की स्थिति जानते हैं और स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या क्या सुधार किए गए हैं इन संदर्भ में तथा इससे रिलेटेड जो कि गवर्नमेंट की स्कीम चलाई गई है उन सब के बारे में पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह पूर्णतः शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से संतुलित स्थिति का नाम है। स्वास्थ्य भौतिक, मानसिक या सामाजिक कुशलता की अवस्था होती है जिसमें जीवन प्रत्याशा को वृद्धि, सार्वभौमिक
प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास सुनिश्चित होता है। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न आयामों में चिकित्सा सुविधाओं के प्रबंधन, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी के स्वास्थ्य के विनिमय और उत्तरोत्तर विकास के संबंध में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य संकेतक के बारे में कि मध्य प्रदेश में विगत वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार किया गया, जिसमें जीवन प्रत्याशा के अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी 5 अन्य संकेतक हैं, जिनका तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत दिए गए हैं। प्रदेश में वर्तमान नवजात शिशु मृत्यु दर जो है 32:11 के रेशियो में है, 32:1000 के रेशियो में है। शीघ्र नवजात शिशु मृत्यु दर 24:1000 के में है। बाल मृत्यु दर 55:1000 में और शिशु मृत्यु दर जो है 48:1000 के में आता है। फिर आता है सूचकांक, किसमें दिया गया है, कौन कौन से स्तर हैं, जिसमें कुल प्रजनन दर, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर है। कुल प्रजनन दर मध्य प्रदेश में 2.0 है और जो कि भारत में 2.0 है, दोनों में सेम है। फिर आता है जन्म दर 24.5, भारत में 19.7। मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 6.6 और भारत में 6.0। शिशु मृत्यु दर 46, मध्य प्रदेश में 30, यहाँ भारत में। मातृ मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 163 और 103 भारत में आती है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश की ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना के बारे में, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र प्रदेश में प्रत्येक 5000 ग्रामीण जनसंख्या जो कि आदिवासी क्षेत्रों में 3000 पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान किया गया है। फिर दूसरा आता है प्रदेश में प्रत्येक 30,000 ग्रामीण जनसंख्या जो कि आदिवासी क्षेत्र में 20,000 पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान है। फिर आता है प्रदेश में प्रत्येक 1.20 लाख ग्रामीण जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान किया गया है। अब आता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थाएं देखते हैं कि कितनी स्वास्थ्य संस्थाएं, जिसमें जिला चिकित्सालय 52, सिविल अस्पताल 73, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस तरीके के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसमें कैंसर चिकित्सालय 3 और मानसिक चिकित्सालय 2 है। चलित अस्पताल में प्रदेश में आदिवासी तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 44 जिलों में 155 दीनदयाल अस्पताल संचालित है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं योजनाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। यह योजना प्रदेश में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए 14 जुलाई 2011 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। फिर आता है मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना, जिसे 2015-16 में शुरू किया गया था तथा इस योजना के 5 वर्ष तक के समस्त जन्मजात श्रवण बाधित बच्चे तथा विशेष स्थिति में विशेष चिकित्सक के अभिमत उपरांत अधिकतम 7 वर्ष तक के हितग्राहियों के उपचार के लिए प्रदान किया गया है। फिर आता है निःशुल्क चिकित्सीय जांच योजना के बारे में, जिसे वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में विभिन्न स्तर के चिकित्सा संस्थानों में पैथोलॉजी जांच सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। जिला चिकित्सालयों में 38, सिविल चिकित्सालयों में 29, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 25 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 16 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत केंद्र तथा आरोग्य केंद्रों में 5 प्रकार की चिकित्सीय जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगे। अब आता है निःशुल्क डायलिसिस योजना, जिसे प्रदेश में 2016 में स्टार्ट किया गया था। निःशुल्क डायलिसिस योजना और इस प्रकार की सुविधा करवाने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना हुआ था। फिर आता है कैंसर कीमोथेरेपी, जो कि कैंसर केयर कार्यक्रम के अंतर्गत 5 फरवरी 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत सभी जिलों में कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की जाएगी, जिसमें 19 प्रकार की प्रति कैंसर औषधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में, जिसे 1 जुलाई 2011 को प्रारंभ किया गया था तथा इस योजना के मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य सुविधाओं संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। फिर आता है जननी सुरक्षा योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
अब आता है आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुभारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सालयों में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। फिर आता है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क उपचार तथा जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 25 सितंबर 2004 को प्रारंभ की गई है, जिसमें 20,000 चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। फिर आता है दीनदयाल सचल अस्पताल योजना, जो कि प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजातियों अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में की गई है तथा इसे सचल अस्पताल इन क्षेत्रों में स्वयं जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। फिर आता है दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा, जो राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 में इस योजना का प्रारंभ किया गया, जो कि चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत किया जा रहा है। फिर आता है सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया विदिशा जिले में। इस मिशन के अंतर्गत डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाते हैं। फिर आता है ममता अभियान, जो कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर में स्थिरता लाने के लिए 26 जून 2014 को प्रारंभ किया गया था और मध्य प्रदेश शासन में फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था। अब जानते हैं मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 1986 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया। इसके अंतर्गत वर्ष 1988 में महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया और 2012 में इस विभाग के अंतर्गत 2 संचालनालयों, एकीकृत बाल विकास सेवा संचालय और दूसरा महिला सशक्तिकरण संचालनालय का गठन किया गया। बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण, उन्नति तथा सर्वांगीण विकास के लिए 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जिसमें लगभग 84,465 आंगनबाड़ी केंद्र और लगभग 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत इसमें माध्यम से 80 लाख हितग्राहियों को एकीकृत बाल विकास सेवा लाभान्वित की जा रही है। इसी तरीके से आती है मध्य प्रदेश महिला नीति, जिसे 2015 में लाया गया। 19 मई 2015 को इस नीति को लागू किया गया। जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट, जिसे 2007-8 में मध्य प्रदेश में लागू किया गया। इस बजट को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। फिर आता है महिला वित्त एवं विकास निगम के बारे में, जिसे 31 अक्टूबर 1988 को मध्य प्रदेश में महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना की गई। इसके बाद आता है महिला आर्थिक विकास निगम, जिसे 12 नवंबर 1986 में स्थापित किया गया तथा यह आर्थिक गतिविधियां प्रोत्साहन करना, ऋण, प्रशिक्षण तथा कच्चा माल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया। फिर आता है समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम, जो कि कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित किया गया। और किशोर न्याय, जो कि बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 योजना का एक प्रमुख घटक है। राज्य स्तरीय पुरस्कार के बारे में, कि राज्य महिला बाल विकास विभाग द्वारा व्यक्ति, संस्था या महिला को प्रोत्साहित करने हेतु समाज सेवा, वीरता, साहस प्रदान करने के लिए निम्नलिखित राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसके अंतर्गत रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार महिलाओं को 1 लाख रुपए की राशि, राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार में राशि 1 लाख, विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार में भी 1 लाख रुपए राशि, मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि और इसमें 50,000 रुपये भी देने का प्रावधान किया गया है। अरुणा शानबाग साहस पुरस्कार में भी 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र देने का विवरण दिया गया है। अब आता है समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम के बारे में, जो कि राज्य स्तर पर बाल संरक्षण समिति है, जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विकास खंड स्तर पर विकास खंड बाल संरक्षण समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम संरक्षण समिति है। अब जानते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 2013 को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में की गई तथा इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों व विद्यालयों के 0 से 18 वर्ष के बच्चों के छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान किया जाना है। अब आता है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसे वर्ष 2007 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें उद्देश्य था कि यह जनता में सकारात्मक सोच का विकास करने, भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक
स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1,18,000 रुपये की राशि का प्रमाण पत्र दिया जाता है और इस राशि का भुगतान कक्षा 6, 9, 11, 12 में प्रवेश लेने और विवाह के समय विभिन्न किस्तों पर दिया जाता है। फिर आता है अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, जिसे वर्ष 2010 में संचालित किया गया था। स्वागतम लक्ष्मी योजना, जिसे 2014 में बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति समाज में भ्रांतियों कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वागतम लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। फिर आता है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, जिसे 2013 में प्रदेश के विभिन्न समस्याओं में ग्रस्त महिलाओं, बालिकाओं, बलात्कार, एसिड अटैक, अग्नि पीड़ित तथा जेल से रिहा की गई महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। फिर आता है, और इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने वाला देश का प्रथम राज्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसमें 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था। यह 6 जिलों में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया में संचालित की गई थी। इसके पश्चात 2017 में 15 अन्य में और 2019 में शुभांगी शर्मा और देशना जैन को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर आता है जाबाली योजना, जो कि विशेष 1992-93 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जो कुछ विशेष पिछड़ी जातियों के संदर्भ में वेश्यावृत्ति की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए स्टार्ट की गई थी। फिर आती है उषाकरण योजना, जो कि प्रदेश में घरेलू हिंसा को पीड़ित महिलाओं तथा बालिकाओं में विधिक पुलिस सहायता, परामर्श, चिकित्सीय सहायता तथा पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006 से उषा किरण योजना को 27 मई 2016 में पुनरीक्षित करके प्रारंभ किया गया। फिर आता है वन स्टॉप सेंटर या सखी योजना। इस योजना को हिंसा से पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं को तत्काल एवं आपातकालीन, गैर आपातकालीन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 18 जिलों में शुरू किया गया था। फिर आती है ममत्य मेला योजना, जो कि महिला एवं वित्त विकास निगम द्वारा स्वयं सहायता समूह व ग्रामीण एवं शहरी महिला उद्यमियों द्वारा बनाई गई सामग्रियों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए ममत्य मेले का आयोजन किया गया और 2016 में प्रथम ममत्य मेले का आयोजन भोपाल में किया गया और 2017 में ममत्य मेले को स्वरोजगार मेले के रूप में प्रदान किया गया। फिर आता है मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना, जिसे वर्ष 2018 में विधवा पुनर्विवाह योजना आरंभ की गई और 40 वर्षों तक की विधवा महिलाओं से विवाह करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना, जिसमें महिला सशक्तिकरण में विधवाओं के प्रति सम्मान सूचक शब्द कल्याणी का प्रयोग किया गया, जो कि 2018 में स्टार्ट की गई। इसमें 18 से 79 वर्ष की विधवाओं को 300 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा। अब आता है लाड़ू अभियान, जो कि 2014 में लोक प्रधानमंत्री लोकसभा उत्कृष्टता पुरस्कार और 2016 में अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सौर्य दल योजना, प्रदेश में महिलाओं के अनुकूलन वातावरण निर्मित करने और आत्मनिर्भर व सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रदेश प्रत्येक जिले में आंगनबाड़ी स्तर पर सौर्य दल का गठन किया गया। वर्तमान में 51 जिलों में 82,000 सौर्य दल गठित किए जा चुके हैं। फिर आती है हमारी लास्ट योजना लालिमा योजना, जो कि मध्य प्रदेश में बच्चों एवं बालिकाओं, महिलाओं में एनीमिया से मुक्त कराने के उद्देश्य से 1 नवंबर 2016 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत यह हमारे श्रृंखला के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब आते हम इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का कानून कब लागू किया गया था। तो इसके अंतर्गत कब लागू किया गया था, इसके ऑप्शन सी होगा 1 अप्रैल 2010 को। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग का स्थापना कब की गई थी, 27 जुलाई 1973 को। फिर आता है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट पेश करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश। प्रदेश का प्रथम निजी पत्रकारिता विश्वविद्यालय या महाविद्यालय किस जिले में स्थित है, तो इसके अंतर्गत इंदौर आएगा। फिर आता है राज्य शैक्षणिक संस्थान भोपाल का स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना वर्ष 1973 में। फिर आता है शिक्षा की मानव विकास सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो इसके अंतर्गत 15वां। मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा 12 नवंबर 1986। मध्य प्रदेश सरकार ने
लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कब किया था? तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा 1 अप्रैल 2007। अब क्वेश्चन आता है कि गजानन माधव मुक्तिपीठ का सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? तो हरसिंह गौर विश्वविद्यालय भूपसागर। फिर आता है वर्ष 2017 में नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी स्थापना कहाँ की गई है? इसके अंतर्गत उत्तर होगा जबलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी साक्षरता दर है? तो इसके अंतर्गत होगा 69.3। फिर आता है आपका प्राचीन काल में कौन सा संस्थान शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका ऑप्शन बी होगा। फिर आता है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा 1994। फिर आता है मध्य प्रदेश प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा सीहोर। फिर आता है वर्ष 1946 में उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसके अंतर्गत सागर आएगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।